विसर्ग संधि विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, विसर्ग में जो परिवर्तन होता है, वो विसर्ग संधि है। प्रथम भाग में जो विसर्ग है, विसर्गांत, और दूसरे भाग के प्रथम वर्ण के स्वर हो या व्यंजन हो, दोनों के मेल से विसर्ग में जो रूपांतर होता है, उस संधि को हम विसर्ग संधि कहते हैं। और इसकी पहचान है, मुख्य लक्षण है कि प्रथम भाग में विसर्ग रहेगा, वो विसर्ग संधि है। परीक्षाओं में आता है संधि पहचान के लिए, तो विच्छेद करके देख सकते हैं, यदि विसर्ग आता है तो विसर्ग संधि है। हल चिन्ह है प्रथम भाग में, व्यंजन संधि है। दोनों तरफ इधर अंतिम वर्ण उधर प्रारंभ का वर्ण स्वर है तो स्वर संधि है। तो विसर्ग में स्वर या व्यंजन के मेल से जो रूपांतर होता है विसर्ग में ही रूपांतर होता है। विसर्ग बदल के नया वर्ण बन जाता है या अरूपांतरित रहता है विसर्ग संधि में। ऐसे विसर्ग नाम दिया गया है इसका। सर्ग मतलब एक इस संदर्भ में सृज से बना है। सृजन माने रचना करना। विसर्ग एक तरह से विसर्जन मतलब विखेरना, अलग करना। अब विसर्ग के बाद शब्दों में अंतर आ जाता है। जैसे प्रातः काल हम लिखते हैं तो प्रातः अलग और काल अलग। प्रातः स्ट्रेस है, वहां एक्सेंट है, वहां बल है, वहां बलाघात है, वहां विसर्ग पर। और दोनों पार्ट को बिल्कुल अलग कर देता है उच्चारण के समय। यदि विसर्ग का उच्चारण लगा के बोले जैसे प्रातः काल है, तो दोनों तरफ के पार्ट को खंडित कर देता है। प्रातः काल, दुख। विसर्ग का अर्थ हुआ, सर्ग का अर्थ हुआ मिलाना, सृजन करना। तो विसर्ग का अर्थ हुआ अलग करना, दूर हटाना, विसर्जन। तो विसर्ग के साथ विसर्ग प्लस इधर स्वर अथवा व्यंजन के मेल से विसर्ग में जो रूपांतर होता है, इस संधि को हम विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग में रूपांतर होता है और कहीं नहीं। अब नियम है कुछ शब्दों के अर्थ समझने के लिए, उनकी रचना समझने के लिए, शब्दों के मूल में जाने के लिए। अब विसर्ग संधि को विच्छेद करना जरूरी है और इसके कुछ नियम हैं। विच्छेद है तो संधि करेंगे तो कौन सा रूपांतर होगा, कैसे बदलाव आएगा विसर्ग में, और यदि संधि है तो विच्छेद कैसे करेंगे। पहला सबसे महत्वपूर्ण नियम है इसका। हम प्रारंभ वर्ण क से ही चलते हैं कि विसर्ग के साथ क का यदि मेल होता है तो क्या परिवर्तन होता है। यदि विसर्ग के पहले अ हो, जैसे प्रातः, विसर्ग के पहले अ का अर्थ हुआ कि ये तो जो है ये अकारांत है। प्रति हो जाएगा तो इकारांत हो जाएगा, तो प्रति के साथ नहीं, इसके पहले यदि ये अकारांत है, ये कहलाता है कि विसर्ग के पहले अ। तो इसके बाद यदि क या ख से शुरू होने वाला वर्ण आता है, जैसे हम काल लिखे, क आ गया, तो यह विसर्ग अपरिवर्तित रहता है। नियम है
कि विसर्ग के पूर्व अ हो और उसके बाद क या ख हो या प या फ हो तो भी विसर्ग अपरिवर्तित रहता है। तो यदि इसको हम करते हैं, इसकी संधि करते हैं, तो हो जाएगा प्रातः काल। ये दोनों को अलग अलग रखा, प्रातः काल, कोई परिवर्तन नहीं हुआ विसर्ग में। अब एक देखते हैं पयः, अब प्लस इधर है पान, इसकी संधि करेंगे तो हो जाएगा पयः पान, बदलाव नहीं आया। पयः पानम भुजंगानाम केवलम विश्ववर्धनम पयः पानम। पुस्तकों में जो शब्द मिलते हैं उन पर ध्यान देने से, व्याकरण को इधर सैद्धांतिक रूप से नहीं पढ़ा के भी पुस्तकों के अध्ययन के क्रम में, पुस्तकों के टीचिंग के क्रम में ही व्याकरण पढ़ाया जा सकता है। लेकिन वो थोड़ा बहुत अभ्यास की जरूरत है, उसमें शिक्षक नहीं कर पाते हैं। वैसे अलग से व्याकरण पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। हिंदी की जो पाठ्य पुस्तक है उसमें जो एक ही पाठ दिया गया है, एक पाठ में तो सारे व्याकरण आ जाएंगे। शब्द भेद से लेकर संधि, समास, विराम चिन्ह, वर्तनी, क्या नहीं है उसमें। उसमें से एक बहाना है, वो तो टेक्स्ट बुक। एक चैप्टर उठाएंगे और उसमें जो जो भी संभव है बताना व्याकरण संबंधी चीजें, उसमें से बताया जा सकता है। उस अध्याय का अध्ययन भी होगा और साथ साथ व्याकरण का भी अध्ययन होगा। हम देखते हैं कि पाठ्य पुस्तकों के अंत में व्याकरण संबंधी प्रश्न भी दिए गए रहते हैं बच्चों के हल करने के लिए। तो वैसे भी किया जा सकता है। कभी व्याकरण में कभी कभी वैसे भी एक हम प्रदर्शन करेंगे पाठ का। पाठ के अध्ययन के समय ही सारे व्याकरण के नियम आ जाएंगे। ध्यान आकर्षण की जरूरत है कि यहां ये नियम है। लेकिन वैसे भी बहुत बढ़िया है। और ये है कि हम नियम ही केवल बताते चलते हैं। तो ये नियम एक हुआ, विसर्ग के पहले अ हो और बाद में क ख या प फ हो तो विसर्ग में परिवर्तन नहीं होता है, पहला नियम। दूसरा लिख सकते हैं कि विसर्ग के बाद यदि च छ हो, विसर्ग प्लस च या छ हो, छ को ऐसे भी लिख सकते हैं। तो विसर्ग जो है च छ, इचु ईशानम तालु, चूंकि च छ तालु से उच्चरित होने वाले शब्द हैं तो यह विसर्ग तालाब विश्व में बदल जाता है, तालाब विश्व में बदल जाएगा। तालाब विश्व को आधा लिखने के लिए हल देने की जरूरत नहीं है। वो जब संयुक्त होता है तो यह जो खड़ी पाई है हटा देते हैं, अर्ध हो जाता है। लेकिन चूंकि यहाँ अकेले लिखना है तो हल लगा के बताए हैं कि अर्ध है, यह व्यंजन है। तो विसर्ग के बाद यदि च छ आता है आगे तो विसर्ग तालाब विश्व में परिवर्तित हो जाता है। जैसे नि प्लस चय। अब विसर्ग के आगे अब अकार अंत की बात नहीं है, विसर्ग के पूर्व में इकार अंत है यहां, तो भी अकार अंत रहेगा तो भी उसके बाद यदि च या छ आता है तो तालाब विश्व में बदलेगा।
याद रखने के लिए एक आसान तरीका कि तालव्य है इसलिए तालव्य श, मूर्धन्य वर्ण रहेंगे आगे तो मूर्धन्य श हो जाएगा, दंत्य वर्ण रहेंगे आगे तो दंत्य श हो जाएगा। तो निह धन चय बदल के होगा निश्चय। तालव्य श में परिवर्तित हो गया विसर्ग, यही बदलता है। एक चीज इसमें ध्यान देने की जरूरत है कि और कहीं कुछ बदलाव नहीं आ रहा है, यह विसर्ग ही बदल गया तालव्य श में, विसर्ग में रूपांतर। एक एक उदाहरण देते हैं संक्षेप में। छ के बाद यदि ट आता है विसर्ग के बाद, विसर्ग प्लस ट या ठ, तो यह विसर्ग जो है मूर्धन्य ष में बदल जाएगा। विसर्ग मूर्धन्य ष में बदल जाएगा। चूंकि ट ठ मूर्धन्य वर्ण है, इनका उच्चारण मूर्धा से होता है, इसलिए ये बदल जाएगा। जैसे इसका उदाहरण है धनु प्लस टंकार, ये विसर्ग है, इसके पीछे उकारांत है, इकारांत उकारांत अकारांत कुछ भी हो तो ये बदलेगा धनुष्टंकार। धनु ये विसर्ग जो है मूर्धन्य ष में बदल गया, इधर टंकार रहेगा धनुष्टंकार। तो एक नियम यह हुआ, विसर्ग के बाद ट ठ आवे तो विसर्ग मूर्धन्य ष में बदल जाता है। अब अगला इसी तरह से विसर्ग एक रीति जो वर्तनी की बात मैंने की थी लिखते समय देखते होंगे आप कि कहीं भी मिस नहीं कर रहे हैं हम। स कैसे लिखना है, अ कैसे लिखना है, तालव्य श कैसे लिखना है, मूर्धन्य श कैसे लिखना है, कहाँ खंडित है शिरोरेखा, कहाँ ये दंत समय कहाँ से खींचना चाहिए, अ में ये पड़ी पाई कहाँ देनी चाहिए, इसमें मिस नहीं कर रहे हैं हम। आदत बना देने से एक बहुत सुंदर चीज है कि बच्चों में भी आदत बनाए, विद्यार्थियों में आदत बनाए, शिक्षकों में आदत आए कि वर्णों को सही ढंग से लिखें। हैंड राइटिंग अलग चीज है, खराब अच्छी हो सकती है, लेकिन जो रूप है उसका लिखने से परीक्षाओं को इवैल्यूएशन जो करते हैं उनको ये पता चले कि हम जान रहे हैं। ये ध्यान दिलाना चाहते हैं यहाँ कि जब लिखते हैं हम तो यहाँ मोड़ना है तो मुड़ ही जाएगा आदत बस, और नहीं मुड़ा तो मोड़ के दिखा देते हैं कि मुड़ जान रहे हैं कि मोड़ना है। तो प्रारंभ से अभ्यास ये कराने की चीज है। मान लीजिए कि जहाँ कुछ नहीं है वैसे, अब ये स है तो यहाँ से खींचे हैं हम, नीचे अब बीच से खींचने की जरूरत नहीं है। कभी आदत बस खींच भी दिए या भूल बस खींच भी दिए तो उसको सुधार दिया जाना चाहिए कि लगे कि नहीं जान रहे हैं। तो विसर्ग अब प्लस यदि इधर त या थ आता है तो चूंकि ये दंत्य वर्ण है, दांत से उच्चारण होता है इनका, तो यह विसर्ग जो है यह दंत्य स में बदलेगा। ये विसर्ग दंत्य स में बदलेगा। जैसे विस्तार एक शब्द है, विस्तार, इधर वी लगा देंगे, अब प्लस तार होगा तो यह विस्तार ही होगा। इससे पहले भी किस चीज की चर्चा में हम कहे थे
कि तथा दध से पहले यदि आता है कोई स संयुक्त तो दंत स ही रहेगा। टठ डड से पहले आता है तो मूर्धन्य स रहेगा। चछ से पहले आता है तो तालव्य स रहेगा। उच्चरित होने वाला जो समान वर्ण है एक साथ आएंगे ही स तीनों। निस्तार है, निधन तार। अब इसमें एक चीज है, जैसे मैंने कहा कि नमः प्लस कार। शुरू में एक नियम दिया कि प्रातः और उधर यदि क रहे, विसर्ग के पहले अ और इधर क, तो विसर्ग नहीं बदलता है। लेकिन ये अपवाद उस नियम का है कि नमः प्लस कार शर्त पूरी कर रहा है। नमः प्लस कार, ये अकारांत है, विसर्ग है, क है, ये बदल के हो जाता है नमस्कार। उस नियम को फॉलो नहीं कर रहा है नमस्कार। तो ये भी देखना जरूरी है उस नियम के साथ साथ। लेकिन ये कब होगा, जब यह कार क्री धातु से करना जो बना है। आगे यदि ऐसे है क्री धातु मात्र केवल, क्री माने करना, तो कार जैसा, कार माने यहां क्या होता है, करना। क्री धातु से बना है, क्री माने करना। इसी तरह से है पूरा कार, ये भी क्री धातु से कार बना, तो ये नियम लगेगा, पुरस्कार होगा। पूरा माने आगे, पूर्व माने आगे, आकार माने करने की क्रिया है। पुरस्कार देना क्या है, हम बच्चे को प्रोत्साहित करना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं, पुरस्कृत करना, पुरस्कृत आगे बढ़ाना। पूर्व माने आगे, कर्म करना, डूइंग। तो क्री धातु वाला यदि लगता है तो वो नियम नहीं लगेगा कि विसर्ग अपरिवर्तित रहेगा, दंत समय बदल गया। और जैसे भास्कर, भास्कर वाले सूर्य, अब भा इधर है, भा अब प्लस कर क्री धातु, तो ये भी उस नियम को फॉलो नहीं किया, भास्कर हो गया। आ गया अर्ध दंत स, श्रेयस्कर, श्रेय प्लस कर, कर क्री आ गया। एक अयस्क है, अय प्लस क, ये हो जाता है अयस्क। ये अयस है संस्कृत का, अयस, अयस्क, अयस्क, अयस माने लोहा। बच्चे साइंस में पढ़ते हैं अयस्क और ओआरी। तो क्या है और क्या है अयस्क, दोनों नामों से उसको कुछ नहीं पता चलता है कि क्या है। लेकिन अयस्क माने जब लोहा धातु जानेगा वो, तो अयस्क, अयस्क का अर्थ हुआ कि जिसमें धातुएं सम्मिलित हो, मिली हुई हो। अयस हृदय कहते हैं किसको, लौह हृदय, जिसका हृदय कठोर हो। तो अयस्क यहां भी विसर्ग के बाद को आया, लेकिन समय बदल गया। तो उस नियम के अपवाद के स्वरूप इसको भी जानना जरूरी है। लेकिन क्री धातु करना का उदाहरण दिए हैं सब हम, पुरस्कार, नमस्कार, श्रेयस्कर, भास्कर। भास्कर भा माने प्रकाशित करने वाला, जो दिनकर का अर्थ है वो भास्कर, भा माने प्रकाश, दिन माने दिन करने वाला, भास्कर क्री धातु है। एक और है इसमें मना प्लस कामना। अब उस नियम पर ये ऐसा ही नहीं रह जाएगा मना कामना, इसका प्रचलित शब्द है मनोकामना।
तो ये भी बदल गया ओकार में, मनोकामना। विसर्ग के पहले अ है, इधर क है। प्रातः काल कि जैसे प्रातः काल नहीं रहा, ये बदल गया मनोकामना। तो जहां नियम में अपवाद आता है उसको भी जानना जरूरी है। अब आगे देखते हैं नियम कि अ आ को छोड़कर यदि विसर्ग के पहले यदि हर्षई या हर्षऊ आता है और इसके बाद क ख प फ आता है तो क्या होता है? इधर हर्षई रहे या हर्षऊ का रांत रहे शब्द, इसके बाद विसर्ग रहे, अब प्लस इधर क ख प फ आता है तो वो विसर्ग जो है मूर्धन्य ष में बदल जाता है। जैसे नी, ये हर्षई है, इसमें इसके बाद विसर्ग है, यहां तक हो गया। अब प्लस काम, यहां ये बदलेगा निष्काम। इसी तरह से उसमें यदि फ का भी कुछ कोई वर्ण आ जाता है, निह प्लस फल तो हो गया निष्फल। तो एक ये नियम हुआ कि ई या ऊ रहे, इसके बाद विसर्ग रहे। तो जैसे पुष्कर एक शब्द है, पुष्कर, पुष्कर स्थान है, उसका क्या अर्थ हुआ? पुष्ट, जो पोषित करता है, पुष्ट करता है, वो पुष्कर है, करने वाला, कर। यहां भी है पू, हर्षऊ का उदाहरण आ गया यहां। अब प्लस कर है इधर तो पुष्कर। क के पहले मूर्धन्य ष हो गया। एक ये नियम हुआ कि हर्षई हर्षऊ के पहले यदि क ख प फ आता है तो मूर्धन्य ष बदलता है। अब यदि हर्षई हर्षऊ के बाद विसर्ग आता है और उसके बाद यदि र आता है तो क्या होता है? अगला नियम, इधर इकारांत या उकारांत, इसके बाद विसर्ग, अब प्लस र यदि आए तो क्या होता है? जिसे हम लोग जानते हैं, बोलेंगे तो बना भी देंगे बच्चे। निरोग का संधि विच्छेद क्या है? वो सीधे लिख देते हैं, निरोग, नि प्लस रोग, हो गया निरोग। नियम नहीं जान रहे हैं लेकिन तुरंत बनाएंगे नि प्लस रोग। तो इसका ये नियम है कि यदि विसर्ग के पहले हर्षई का रांत, इकारांत, इधर र आता है तो यह जो है हर्षई वो दीर्घई में बदल जाता है। हर्षऊ रहेगा तो दीर्घऊ में बदल जाएगा। अब विसर्ग लुप्त हो जाता है। विसर्ग में परिवर्तन क्या हुआ कि विसर्ग लुप्त हो गया। नि प्लस रोग में हर्षई, लेकिन जब बनेगा शब्द यह तो यह हो जाएगा दीर्घई। नि विसर्ग लुप्त हो गया, आए शब्द बना निरोग। नि रोग, परिवर्तन क्या हुआ? अब निरोग यदि कहीं हम शब्द बोलते हैं तो ये संभावना बनी रहती है कि बच्चे हर्षई देंगे न में निरोग लिखते समय। लेकिन यदि नियम की जानकारी रहेगी कि हर्षई जो है दीर्घई में बदल जाता है तो निरोग लिखेंगे दीर्घई से ही।
तो हर्षई हर्षऊ के बाद विसर्ग आता है और आगे र है तो हर्षई दीर्घ में बदल जाता है, हर्ष ई दीर्घ ई में, और ह्रस्व उ दीर्घ उ में बदल जाएगा, विसर्ग लुप्त हो जाएगा।